आईपीओ सीजन फुल फॉर्म में है और कल खुलने जा रही है आज़ाद इंजीनियरिंग की आईपीओ। 40 साल पुरानी कंपनी है, 1983 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पर कंपनी काम करती है। एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए हाई इंजीनियर्ड प्रेसिजन फोर्ज्ड और मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। बेसिकली इन इंडस्ट्रीज के लिए पार्ट्स बनाती है और हाई क्वालिटी पार्ट्स ये कंपनी इनके लिए बनाती है। करीब 45 क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं कंपनी के पास, 1400 क्वालिफाइड पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाती है। ग्लोबल कंपनीज को भी सप्लाई किया जाता है। बहुत ही इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, मित्सुबिशी, साथ ही सीमेंस जैसे नाम भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं कंपनी की तरफ से। राकेश चोपदार साहब जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ हैं, 2003 से सर कंपनी के साथ हैं, तो 20 साल का उनका कंपनी में अनुभव है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी पकड़ है और काफ़ी समय से कंपनी के साथ जुड़े भी हुए हैं। साथ ही विष्णु मालपानी साहब हैं हमारे साथ, होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के, और इन्होंने भी पिछले 3 साल कंपनी के साथ बचाए हैं। आईआईटी गुवाहाटी असम से बीटेक किया है और साथ ही आईएसबी से भी सर ने क्वालिफिकेशंस दी है। इससे पहले विप्रो, मर्सिडीज जैसी कंपनीज के साथ सर जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चोपदार साहब, आपसे करना चाहूँगा शुरुआत। एक बार जरा थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या है आपका बिजनेस मॉडल, क्या क्या कुछ करती है कंपनी, थोड़ा डिटेल्स में हमें बताएं सर। Thank you, Dave. Thank you so much. Thanks a lot for inviting us on this platform. बेहद खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बात करने का। Azad Engineering Private Limited was established in the year 2008. Though it incorporated in 1983 से है, but जो इसकी main business activity है 2008 से as a first generation, it was started by myself, and now we are 1,000 plus very strong team of very highly skilled team catering to the very niche markets in aviation, defense, oil and gas, and energy. So when we called as niche industry, तो हमारे product भी काफी niche है इसके अंदर, and they are very very highly engineered, very critical parts, which are बहुत ही महत्वपूर्ण है इन टर्बाइन्स के जो पार्ट्स हम बनाते हैं। काफी इट्स अ लाइफ क्रिटिकल एंड प्रोजेक्ट क्रिटिकल पार्ट्स। सो व्हाट वी कैन, इफ अगर आप जैसे टर्बाइन इंजन्स होते हैं, बेसिकली 3 जगह पे मेजर यूज होते हैं। एक तो लैंड पे, ऑन द लैंड, जमीन पे जो टर्बाइन चलते हैं बेसिकली फॉर द पावर जनरेशन, फॉर यूटिलिटीज, मैकेनिकल ड्राइव, ऑयल एंड गैस एरियाज में। And then आप aviation में आते हैं। Aviation में it is widely used in the commercial aircrafts and the military aircrafts. And then we have space in the launches of the vehicles. So ये जो parts हम बनाते हैं इन turbines के लिए, वो बहुत ही critical है, बहुत ही rotating parts of the engine है। जैसे आप notice करते हैं when you get in an aircraft, turbine जैसे आप land हो चाहे aviation हो चाहे space पे हो, they are literally मतलब एक जैसे principles पे ही काम करते हैं। फ्यूल्स होते हैं इनके, न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर गैस, हाइड्रोजन, थर्मल, और ये फ्यूल्स होते हैं तरह तरह के। और जो इनका मेजर जो कंट्रोल है, जो मेजर कंपनियों में जो इसको बनाते हैं, जो ओईएम है, वो 3 ओईएम है जो लैंड बेस में, जैसे जी, मित्सुबिशी और सीमेंस, जिन्होंने 70% मार्केट का उनके पास कंट्रोल है। आई मीन दे कंट्रोल द 70% ऑफ द मार्केट। और ये सारे फ्यूल्स के इंजन बनाते हैं। तो ये इंजन जो है ऊर्जा पैदा करती है, जिससे हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर जनरेशन ऑल दैट, और एविएशन में जो काम आता है बेसिकली थ्रस्ट जनरेट करता है। इन थ्रस्ट में वी फ्लाई द एयरक्राफ्ट। तो टरबाइन आप देखते हैं 2 एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर, उसके अंदर जो एयरफॉइल्स घूमती हैं, सो दे आर वेरी क्रिटिकल। एक बहुत क्रिटिकल है इस इंजन के लिए। और इस पार्ट्स को गेटिंग अप्रूव्ड बाय दिस ओईएम्स, एंड अप्रूवल कंपनी का मिलना होता है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन प्रोडक्ट का होता है। तो बहुत ही जैसे प्रोडक्ट इतना क्रिटिकल, तो हर चीज क्रिटिकल होती है, चाहे वो फैसिलिटी हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे सिस्टम हो। तो काफी इन चीजों को बहुत बहुत गहराई में समझने की चीज है कि ये इट्स नॉट रियली एन इजी इंजीनियरिंग की जस्ट खाली के कोई फोर्ज कर दे या कोई प्रिसिशन मशीन कर दे। दिस इज मोर देन दैट। दिस इज मोर देन दैट कि ये आप अप्रूवल कह रहे मिलना हैं सर कि है। That takes a lot of time, OEM by OEM, model by model, part by part. तो एक तरह से आप कह रहे हैं सर कि एक तरह से एंट्री बैरियर हो जाता है कि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है, एक स्पेशलाइज्ड सेट चाहिए होता है ये काम करने के लिए, राइट सर?
हाँ, जैसे दीपांशु जी, जैसे आप बताएं कि आज अपने पास इफ एनीवन हैज अ मनी, आज हम मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बिजनेसेस अवेलेबल, जैसे हम ऑटो की या दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी रेडीमेड मिल जाती है कि हाँ भाई, हमको मैं वी हैव टू मेक मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल, कि आप जर्मनी चले गए, इटली चले गए, कहीं भी चले गए, you have 1,000 crores in your pocket and you have good references with the OEMs and आप कर सकते हैं, गए पैसे लगाए, लाइन उठा के ले आए यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में, एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स वेरी इजीली। बट जब ये वाले जो क्रिटिकल प्रोडक्ट आते हैं जहाँ लाइफ इज डिपेंडेंट एंड काफी काफी क्वालिफिकेशंस होते हैं, इसकी कोई टेक्नोलॉजी रेडीमेड नहीं होती इन प्रोडक्ट्स, बिकॉज दिस इज अ 3D प्रोडक्ट। आज हम 2D प्रोडक्ट में वी कैन सी, मतलब इंजीनियरिंग में हमने 2D प्रोडक्ट काफी देखे हैं, बट जब 3D प्रोडक्ट आता है, 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट आता है, अगर आप मतलब विजुअलाइज करें उस क्राफ्ट में जाने से पहले, राइट साइड में जो प्रोफाइल्स आती हैं, फॉर दे आर ट्विस्टेड एंड इनके काफी मतलब बहुत ही माइक्रोन्स में टॉलरेंसेस होते हैं। तो इनको करने के लिए आपको, कि ऐसा नहीं कि आपके पास 500 प्रोडक्ट आपने मशीन उठा के ले आए और वो प्रोडक्ट मतलब बना के आपको आ जाए सामने। तो इस चीज में क्या है, मैन, मशीन, टूल, मेथड्स, प्रोसेस, राइट सर, ये समझ गया चार सर। पांच चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। ऑल जी दीज 5 फैक्टर्स हैव टू सिंक विद ईच अदर। और एक आर्टिस्ट होता है जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस प्रोडक्ट को बनाए। तो सर, सबसे तो पहले तो बेसिकली ओईएम बेसिकली के, सबके लिए ये करना मुश्किल है। हाँ अगर मुश्किल आप है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उस लेवल पर कर रहे हैं तो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो इस लेवल पर कर सकते हैं। समझ गया सर। इस पर आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है मेरा, पर उससे पहले एक बार मालपानी साहब से थोड़ा इशू के बारे में भी जानना चाहूंगा सर। ऑफर फॉर सेल आ रहा है और साथ ही फ्रेश इशू भी है। 500 करोड़ का ओएफएस है, 240 करोड़ का फ्रेश इशू है। जरा डिटेल्स दें, ब्रेकअप दें, ऑफर फॉर सेल में कौन कौन अपना स्टेक ऑफलोड कर रहा है। जो आप 250 करोड़ करीब जुटा रहे हैं फ्रेश इशू से, उसका कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? Dipanshu, first of all, thank you for inviting us. This is a good opportunity for us to showcase what we are doing. तो हमारा जो इशू साइज है दीपांशु, वो है करीब 740 करोड़ का, जिसमें 240 करोड़ का प्राइमरी है, 500 करोड़ का ओएफएस है। और जो ओएफएस है वो है, सो वी हैव पिरामल ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे स्ट्रक्चर्ड इक्विटी में है, उन्होंने कन्वर्ट किया है, वो अभी एग्जिट ले रहे हैं। Then we have a promoter, and then we have DMI. So ये between these three we have 500 crores of OFS, और जो हमारा प्राइमरी है वो करीब 240 करोड़ का है। 240 करोड़ का प्राइम यूटिलाइजेशन है to deploy this in growth of the business. तो right now we are looking at offsetting our debt with it, about 130 to 140 crores उसमें debt repayment होगा, थोड़ा 55 to 65 odd crores capex में होगा, and then there are general corporate expenses that this will be used for right now. इसके बाद डेट कितना रह जाएगा सर, और फिर डेट टू एबिटा रेशियो आपका कैसे रहेगा, आगे मैनेज कैसे करेंगे? सी हमने दीपांशु जी, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो हमारा डेट टू एबिटा काफी स्टेबल रहा है कंपनी का। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास टर्म डेट और वर्किंग कैपिटल लोन करीब 140 करोड़ का था। नेट कैश इन द बैंक वाज अबाउट 40-45 करोड़। तो लास्ट ईयर वी डिड अबाउट 96-97 करोड़ का हमारे पास नेट डेट था, while our EBITDA was closer to 80 crores. तो जनरली हम कंपनी को बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं करना समझते हैं। वी वांट टू मेंटेन दिस रेशियो गोइंग फॉरवर्ड, और आगे जो भी हम डेट लेंगे दैट विल बी टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे हमारी कंपनी इज कमिंग, आज हमारी कंपनी 20,000 स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर मीटर्स में है, अक्रॉस 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैदराबाद में। वी आर कमिंग अप विद 1,70,000 स्क्वायर मीटर्स एडिशनल टू इट। तो हम लोग करीब 8x कैपेसिटी और incubate कर रहे हैं because of the growth that we see coming in the sectors. So वो आने के लिए, that is why there will be capex that will be deployed towards infrastructure development, और हमारी obviously in our business the demand is more than the supply that we can make, so the rest is going to get deployed in capacity creation. और ये कितने टाइम में ये कैपेसिटी होगी, क्योंकि अगर समझे तो करंट लेवल से तो आप बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कुछ टाइमलाइन क्या है सर इसके लिए? पांचू जी, ऐसा है, इसमें जो हमने जो 15 साल की जर्नी क्रॉस की है और हमारा रेवेन्यू मात्र 250 करोड़ है, और जो टाइम देखा जा रहा है हमारे फील्ड में, द टाइम इज वेरी मैसिव। एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि ये जो 15 साल निकले हैं, दिस इज द जेस्टेशन पीरियड। ये जो पार्ट बाय पार्ट क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, ये बहुत लंबा होता है। और ये ओईएम जिसका आप देख रहे हैं नाम, है ना, ये व्हेन वी से इट्स अ लाइफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट, इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू गेट द अप्रूवल। इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू क्वालिफाई ईच एंड एवरी स्टेज, ईच एंड एवरी पार्ट। तो ये 15 साल जो हमको लगे ना सर, ये हमारी एक मेहनत हुई है कि क्वालिफिकेशन हमने खत्म कर दिया। नाउ टुडे इफ यू सी
from the wallet share what we have, we are less than 1% with the every OEM we are. हमारा competition है China, Europe, Japan, America. These are our competition. इनसे compete कर रहे हैं and we now is the time to the growth which comes in is definitely we have the expansion to 8x 9x जा रही है to increase the wallet share. Hard work is done. This is the time everyone has to go through. Money won't play a role in this because the customer looks first capability, ability, consistency, and then ask you what's the cost. Absolutely, sir. और ये बात तो आपने अच्छे से समझा दी कि ये क्वालिफिकेशन मिलने में और कैपेसिटी बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है. अब जो आप बोल रहे हैं कि आपके एक तो कस्टमर बेस भी तैयार है और आगे फिर एक्सपेंशन के लिए आप तैयार हैं, तो पहले बताइए कि इस समय ऑर्डर बुक आपकी कैसी है और फिर आगे पोटेंशियल ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह की आप टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा आगे का फिर आउटलुक समझाएं सर. या दीपांशु जी, देखिए मैं आगे का तो भी बता नहीं सकता बिकॉज आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू टॉक एनीथिंग हियर, बट जो हमारे ऑर्डर बुक है दिस इंडस्ट्री इज वर्किंग डिफरेंटली बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म planning is required in this. It is not unlike other business की हमारे 2 महीने 3 महीने 4 महीने की विजिबिलिटी है. इसमें विजिबिलिटी काफी लंबी होती है और ये काफी लंबे समय तक हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन हो जाता है. बट आप अगर रोलिंग ऑर्डर्स की बात करें जो हमारे पास इट कीप्स ऑन रोलिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट वी हैव साइंड, तो उसकी जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की है उसकी वैल्यू हमारी करीब 300-350 करोड़ के आसपास जो है वो रोलिंग ऑर्डर्स होते हैं जो इट गोज लाइव. बट जैसे राकेश जी कह रहे थे, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि दिस इंडस्ट्री वर्क्स, जैसे मोस्ट ऑफ द ओईएम्स जो इस इंडस्ट्री में काम करते थे दीपांशु जी, वो सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट पे काम करते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में अचानक से अगले साल आपको ऑर्डर दे दिए जाएंगे. दिस इज द लॉन्ग हॉल इंडस्ट्री. इसमें क्वालिफाई करने के लिए समय लगता है और उसके बाद में विजिबिलिटी जो होती है रेवेन्यू की वो काफी लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि ओईएम के पर्सपेक्टिव से दे नीड a very stabilized supply chain at their end also because it's very mission critical and life critical part. एक OEM कम से कम 3 से 4 साल लगाता है हमारे साथ मिलके, हम दोनों मिलके 3-4 साल काम करते हैं तब जाके रिलेशनशिप बिल्ड होता है and then the long run is the runway is set. तो इनके साथ भी कुछ टाइम ड्यूरेशन टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किस तरह के आपके इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर? Both. It consists of both. इतने टाइम में इतनी क्वांटिटी. ओके, अंडरस्टूड. सर एक सवाल है, हालांकि ये बात आपके फेवर में भी जाती है कि एक स्टेबल आपके पास रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, बट एक कंसंट्रेशन रिस्क नहीं हो जाता है? क्योंकि टॉप 5 अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें या स्पेशली जो 3 बड़े प्लेयर्स के आपने नाम दिए, वहां से अगर कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम हुई, अभी रिसेंटली हमने देखा है जैसे सीमेंस की जर्मनी में प्रॉब्लम हुई उनके एनर्जी डिवीजन में, तो फिर उसका कोई रिस्क आपके लिए भी बनता है सर? मैं जस्ट वेरी कैंडिड डिस्कशन नाउ, जैसे भी हम एविएशन की बात करते हैं 91% मार्केट सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल करती है, एयरबस और बोइंग. What? How do we say that? A concentration risk. Similarly, when you come down on the engines or this thing, there are very few global players who are controlling this. This is not a general engineering business, दीपांशु जी. ये बहुत ही कठिन और बहुत समय लगता है क्योंकि एक चीज इंजन डेवलप करना और एक दैट टू इट गोज इन कमर्शियल एक्टिविटीज और डिफेंस एक्टिविटीज, इट्स नॉट इजी टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द वर्ल्ड. गवर्नेंस से आता है, इतना कंट्रोल्ड होता है, इट्स रेगुलेटेड इंडस्ट्री. तो हर किसी प्लेयर को इसमें एंट्री नहीं है और हमारे जैसे सप्लायर को जैसे पता है 15 साल लगे हमारा बेस बनाने के लिए. नाउ इज द टाइम फॉर अस टू. दैट इज द रीजन विष्णु वाज मेंशनिंग यू 20,000 से हम 1,80,000 स्क्वायर मीटर में क्यों जा रहे हैं. दैट गिव्स अ क्लियर मैसेज. अंडरस्टूड सर. ऑन कंसंट्रेशन रिस्क में कहना चाहूंगा, देखिए कंसंट्रेशन रिस्क इंडस्ट्री का जैसे राकेश जी ने बताया था, इस इंडस्ट्री में 3 लार्ज प्लेयर हैं जो 70% के ऊपर मार्केट ले रहे हैं, तो हमारी कस्टमर बेस डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट. वी आर वर्किंग विद ऑल 3 ऑफ देम व्हिच इज एन एडवांटेज. द सेकंड थिंग टू थिंक अबाउट कंसंट्रेशन इज कि देखिए हम जी के साथ या मित्सुबिशी के साथ या सीमेंस के साथ हमारे कस्टमर्स के साथ एक फ्यूल पे काम नहीं करते. हम उनके साथ उनकी गैस के फ्यूल पे काम करते हैं, उनके हाइड्रोजन पे काम करते हैं, उनके न्यूक्लियर बेस पे काम करते हैं, उनके स्टीम बेस पे काम करते हैं. तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्यूल्स के साथ है. और फिर हम एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम उनके साथ कंप्रेसर एयरफॉइल्स बनाते हैं, हम उनके साथ क्रिटिकल मशीन पार्ट्स बनाते हैं, हम उनके साथ क्वालिफिकेशन कर रहे हैं और क्रिटिकल पार्ट्स में. तो हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है वो है अक्रॉस फ्यूल्स, अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज इन दीज कस्टमर्स, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू पोजीशन योरसेल्फ स्ट्रांगली in the supply chain, क्योंकि we are a part of their global supply chain. Yeah. क्योंकि हम इंडिया में compete नहीं करते. इंडिया में we are the only players that supply these components to them.
सर वो नहीं, वो इस बात वजह तो से आपकी क्लियर है। बस वही पॉइंट समझना था कि आगे कैसे अगर कुछ भी इशू है तो कैसे आप हैंडल करते हैं, बट आपने वो पॉइंट काफी क्लियरली समझा दिया। आखिरी सवाल सर, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, बट शेयर होल्डिंग में देख रहा हूँ सचिन तेंदुलकर साहब और साइना नेहवाल का भी नाम आ रहा है सर, उन्होंने भी आपकी कंपनी में पैसे लगाए रिसेंटली। ये हुआ था 2022 में, जब हमने ये पिरामिड के जब पैसे आए थे हमने रेस किया था, बिकॉज दैट टाइम 2020 में हमारे पास ये एक्सपेंशन प्लान्स हमको विजिबिलिटी आ चुकी थी। एज आई टोल्ड यू, दिस इज लॉन्ग टर्म। आपको जो 350 करोड़ के ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स रोलिंग है, बट इफ यू सी द कॉन्ट्रैक्ट्स द पिक्चर इज मच बिगर, राइट। तो इसमें क्या हुआ, जब 2020 में हमारे पास पता चल गया था कि वी आर गोइंग एट इन द लॉन्ग दिस थिंग, तो हमने फंड रेज करने की काफी कोशिश करी। फंड रेज में हमारे को क्या, उस टाइम हमारा सिर्फ 100-125 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा था, एंड वी वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमको वी वांटेड टू बाय लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये चीजें बार बार नहीं बन सकती है, क्वालिफिकेशंस बार बार नहीं हो सकते हैं। तो वी हैड अ वेरी गुड लुक अहेड इन द कमिंग ईयर्स। तो इसीलिए ये 175,000 का फिगर आया है। It is based on some calculations कि why so much land is required, such big infrastructure. तो उस टाइम में जो फंड रेज कर रहे थे, we wanted to have private equity things, and but उस टाइम पे यूक्रेन रशिया का वॉर आ गया ना, हमारे पास टाइम छूटा जा रहा था, तो पिरामल आ गया था, came in a CCD वे। उसी टाइम पे we were in the market। तो then we got a मतलब मिस्टर सचिन तेंदुलकर के ऑफिस में भी, फैमिली ऑफिस ने हमको must have noticed us, and then we had a contact कि भाई हमको भी इन्वेस्ट करना है। सच ए नेशनल हीरो, सच ए ग्रेट, कौन नहीं चाहेगा कि वो आपके साथ जुड़े हैं। तो सो इजियर, और एंड देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ अदर सेलिब्रिटीज जस्ट जॉइन अस। और वो पोस्ट आईपीओ भी अभी रहने वाले हैं या आईपीओ में वो कुछ नहीं कर रहे हैं एग्जैक्ट? अभी तक तो मेरे को लगता है कि रहेंगे, क्योंकि उनको काफी अच्छा लग रहा है। ही इज लाइकिंग द कंपनी। वी मेट हिम एंड ही वाज वेरी प्राउड कि यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द कंट्री, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट हम लाए हैं आजाद इंजीनियरिंग, दीज आर वन ऑफ इट्स काइंड व्हिच इंडिया वुड गॉट, मतलब आया है, और ये गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वेरी, क्या बोलते हैं, वी ऑल विल फील प्राउड। चलिए बढ़िया सर, और आपके लिए भी अच्छा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जब उन्होंने भी आपकी कंपनी में भरोसा रखा है और जुड़े रहने वाले हैं, और आपके लिए भी बहुत बढ़िया प्लान है सर। आपको बहुत बहुत बधाई आईपीओ लाने के लिए, एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आपकी बाजार की पारी भी स्ट्रॉन्ग नोट पर ही शुरुआत करे। बहुत बहुत शुक्रिया चोपदार साहब और मालवानी साहब आज हमारे साथ बात करने के लिए अपने इशू के बारे में। तो यह आपके लिए आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ आपके लिए कल खुल रहा है। अनिल जी आपको इस पर अपनी पूरा विश्लेषण भी देंगे, बात भी करेंगे और आगे बताएंगे भी कि आईपीओ में पैसे लगाने कि नहीं, बट बड़े प्लान्स के साथ हाई प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी ये बाजार में उतर रही है।